क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही हो, वो कहीं छिपकर चैन की नींद सो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान 3 अलग अलग हमलों में हजारों लोगों की जान ले चुका हो, वो बिना किसी डर के एक महंगे बंगले में सालों से रह रहा हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा शख्स मिल जाए तो उसे पकड़ने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश क्या क्या कर सकता है? बात है 2 मई 2011 की। रात का 1 बज रहा था। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में सब कुछ शांत था, मगर आसमान से उतरे हेलीकॉप्टरों की आवाज ने उस रात की हवा में सनसनी फैला दी। कुछ ही मिनटों में अमेरिका के स्पेशल सोल्जर्स ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, और जिस घर में यह मिशन चल रहा था वो किसी और का नहीं, ओसामा बिन लादेन का ठिकाना था। हां, वही ओसामा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आखिर यह सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है 1993 से, जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला बड़ा हमला हुआ। उस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। फिर आया 1998 का साल। इस बार निशाना बने अमेरिका के ईस्ट अफ्रीका स्थित दूतावास। 224 लोगों की मौत हुई और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। और फिर जो सबसे दर्दनाक हमला था, 11 सितंबर 2001 को, जिसे आज भी 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। इस एक दिन में 3,000 मासूम जानें चली गईं और अमेरिका की तस्वीर ही बदल गई। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े हमले करने वाला इंसान, जो अल कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का सरगना था, क्या वो ऐसे ही छूट जाता? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने कसम खा ली थी, हम चाहे जितना वक्त लग जाए उसे ढूंढ कर ही दम लेंगे। CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, ने इस मिशन के लिए सालों तक जासूसी की, हजारों रिपोर्ट्स खंगाली, सैटेलाइट से नजर रखी और एक एक सुराग को जोड़ा। और फिर एक दिन सब कुछ साफ हो गया। ओसामा पाकिस्तान में एक आलीशान घर में छिपा बैठा था, वो भी एबटाबाद जैसी जगह में, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग अकादमी से चंद कदम दूर थी। बस फिर क्या था? एक प्लान तैयार हुआ, एक टीम बनाई गई और फिर शुरू हुआ वो मिशन जो इतिहास में दर्ज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, CIA को यह लोकेशन कैसे मिली? अमेरिका ने इस मिशन को इतना सीक्रेट कैसे रखा? और क्या उस ऑपरेशन में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो बने रहिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो अब बात करते हैं उस पल की जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी को मार गिराने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेला। तारीख थी 1 मई 2011। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मौजूद अमेरिकी बेस पर हलचल तेज थी। 4 हेलीकॉप्टर्स रनवे पर तैयार खड़े थे, 2 चिनूक और 2 ब्लैक हॉक्स। योजना साफ थी, ब्लैक हॉक्स चुपचाप पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में घुसेंगे, ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर हमला करेंगे और फिर टीम को लेकर वापस जलालाबाद लौट आएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर्स वहीं जलालाबाद में स्टैंड बाय मोड में रखे गए थे, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैकअप तुरंत भेजा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, अरे लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस इतना आसान थोड़ी है, 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स उसकी सरहद पार कर जाएं और किसी को पता तक न चले। तो सुनो, ये कोई आम हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, ये खास तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ना तो इनका शोर बाहर आए और ना ही ये पाकिस्तान के रडार्स पर दिखे। ऊपर से इनके बाहरी हिस्से पर एक स्पेशल फैब्रिक कोटिंग की गई थी, जो इंफ्रारेड और रडार डिटेक्शन को लगभग नामुमकिन बना देती थी। करीब रात के 1 बजे दोनों ब्लैक हॉक्स चुपचाप उड़ते हुए एबटाबाद पहुंच गए और वहीं पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से कुछ ही दूर एक रहस्यमय से दिखने वाले 3 मंजिला घर पर उनकी नजर पड़ी। अब जरा उस जगह को समझ लो जहां यह सब होने वाला था। एबटाबाद का वो मकान किसी फिल्मी विलेन के किले जैसा था, एक बड़ी सी दीवारों से घिरी प्रॉपर्टी, आसपास कोई दूसरा मकान नहीं और हर दिशा से पूरी तरह से आइसोलेटेड। सीधे साधे से दिखने वाले इस कंपाउंड में एक बात बहुत साफ थी, ये कोई आम इंसान का घर नहीं हो सकता। सामने की ओर एक संकरा रास्ता जाता था, जिसके बाद आता था मेन गेट। गेट के अंदर एक और सेकेंडरी गेट था, यानी 2 बार सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। बाईं ओर एक खाली पड़ा एरिया था, जहां ये लोग अक्सर कचरा जलाया करते थे ताकि कोई अंदर झांकने ना आए। और सीधा सामने एक गेस्ट हाउस था, जो किसी भी आने जाने वाले को रोकने के लिए पहला पड़ाव बनता। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ओसामा खुद छिपा बैठा था।
वो टॉप फ्लोर पर रहता था, एकदम ऊंचाई पर, जहां से हर ओर की निगरानी की जा सके। यानी अगर कोई वहां तक पहुंचना चाहता तो या तो सामने के गेट से जाए या फिर गेस्ट हाउस से होकर ही गुजरे। इसी कंपाउंड में अमेरिका के बहादुर नेवी सील्स ने उतरकर ऑपरेशन की शुरुआत की और फिर कुछ ही मिनटों में रूम क्लियर, टारगेट इन साइट, रेडियो पर यह आवाज गूंजती है। एक कमांडो ने देखा ओसामा बिन लादेन उसके सामने है। इंगेज, अफर्मेटिव। 3 गोलियां दागी जाती हैं, एक सिर में, 2 सीने में। ओसामा वहीं ढेर हो गया। यह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था, ऐसा मिशन जिसे सिर्फ फिजिकल ताकत से नहीं बल्कि सालों की इंटेलिजेंस, धैर्य और अद्भुत प्लानिंग से अंजाम दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस इंसान को पूरी दुनिया पहाड़ों और गुफाओं में ढूंढ रही थी, वो एक आम से शहर में एक आलीशान बंगले में छिपा बैठा था, पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से बस कुछ 100 मीटर दूर। अब सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान को सच में इस बात की भनक नहीं थी या फिर कुछ बातें जानबूझकर छिपाई गईं? इन सवालों के जवाब हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना सोचो, इंसाफ कभी भी देर से आता है, मगर आता जरूर है। तारीख थी 1 मई 2011। वक्त रात का था, करीब 10:30 बजे। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मौजूद अमेरिकी बेस पर 4 हेलीकॉप्टर्स अपनी जगह पर तैयार खड़े थे। सब कुछ साइलेंट, मगर अंदर से माहौल गर्म था। सिपाही अपने हथियार जांच रहे थे, आखिरी बार रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून की जा रही थी और एक नजर सबकी अपनी अपनी घड़ियों पर थी। यह वो पल था जब इतिहास दोबारा लिखा जाने वाला था। 4 हेलीकॉप्टर्स में से 2 चिनूक मॉडल थे जो भारी भरकम बैकअप के लिए रखे गए थे। बाकी 2 थे ब्लैक हॉक, तेज, खामोश और बेहद खास। यही दोनों हेलीकॉप्टर्स असली मिशन पर निकलने वाले थे। प्लान सीधा था, जलालाबाद से उड़ो, पाकिस्तान की सरहद पार करो, एबटाबाद पहुंचो और ओसामा बिन लादेन को खत्म करके सुरक्षित वापसी करो। करीब रात के 1 बजे दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद के ऊपर मंडरा रहे थे। पाकिस्तान का एक शांत और लगभग नींद में डूबा शहर, और वहीं एक 3 मंजिला मकान एकदम अलग थलग, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ किसी रहस्य की तरह खड़ा था। उस घर के आसपास कोई और इमारत नहीं थी। हर दीवार इतनी ऊंची कि अंदर झांकना नामुमकिन। खिड़कियां बंद, बालकनियां ब्लॉक कर दी गई थी। मकान की बनावट ऐसी थी कि अगर किसी को टॉप फ्लोर तक पहुंचना होता तो या तो मेन गेट से होकर गुजरना पड़ता या फिर गेस्ट हाउस से अंदर दाखिल होना पड़ता। एक और गेट वहां था जो हमेशा बंद रहता था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मकान के ठीक सामने एक रास्ता जाता था और दाईं ओर एक शेल्टर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। यही वो लेआउट था जिसे समझकर सील कमांडोज ने हर मूवमेंट को परखा। अब आते हैं उस पल पर जब हेलीकॉप्टर्स में से पहला ब्लैक हॉक, जिसे चॉक 2 कहा गया, नीचे उतरने लगा। वो मकान के लगभग सामने आकर होवर करने लगा। उसकी तेज हवा में आसपास की धूल उड़ रही थी और उसी हेलीकॉप्टर से 4 नेवी सील्स और एक खास डॉग नीचे उतरे। इस डॉग का नाम था कायरो और उसके साथ था उसका हैंडलर। यह डॉग सिर्फ खोज के लिए नहीं बल्कि अटैक के लिए भी पूरी तरह ट्रेन था। अब जब मैं बार बार सील्स शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि ये समुद्री जानवर हैं। इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सीएल्स, यानी अमेरिका के वो खास कमांडोज जिन्हें समुद्र, आकाश और जमीन पर किसी भी हालात में मिशन पूरा करने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये वही लोग हैं जो तब भेजे जाते हैं जब मिशन असंभव लगता है। इमारत 3 मंजिला थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर सेकंड फ्लोर, जहां खुद ओसामा छिपा बैठा था। अंदर जाने के लिए जो भी रास्ते थे, सबको पहले क्लियर करना जरूरी था। हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा सील्स के लिए संभावित खतरा था, लेकिन उन्हें रुकना नहीं था। रेडियो पर एक सिपाही की आवाज आई, चॉक 2, टच डाउन कंफर्म्ड, मूविंग इन। हर सेकंड अब एक मिशन का हिस्सा था। अंदर क्या मिलेगा कोई नहीं जानता था। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से ऑपरेशन की रफ्तार तेज होने लगती है। चॉक 2 हेलीकॉप्टर में कुल 12 नेवी सील्स थे, एक ट्रेन्ड डॉग और उसका हैंडलर। इसी तरह चॉक 1 में भी 12 और सील्स थे, यानी ओसामा को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने कुल 24 खतरनाक कमांडोज भेजे थे। चॉक 2 सबसे पहले आगे बढ़ा। कुछ कमांडोज को कंपाउंड के सामने वाले रास्ते में उतारने के बाद इसने बाकी बचे सील्स को मकान की छत पर उतार दिया। यह काम बहुत फुर्ती से हुआ। उतरते ही सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। चॉक 2 अब अपनी ड्यूटी पूरी करके
वापस अपनी पोजीशन पर होवर करने चला गया। अब बारी थी चौक 1 की, लेकिन यहां जो हुआ उसे किसी ने प्लान नहीं किया था और शायद सोचा भी नहीं था। चौक 1 में मौजूद 12 कमांडोज का प्लान था कि मकान के सामने वाले लॉन में हेलीकॉप्टर को लैंड किया जाए, मगर जैसे ही हेलीकॉप्टर होवर कर रहा था तभी कुछ ऐसा हो गया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हेलीकॉप्टर एक रेयर और खतरनाक हवा की स्थिति में फंस गया, जिसे कहते हैं एयर वर्टेक्स फ्लो। इस घटना को आप यूं समझो कि हेलीकॉप्टर के चारों ओर हवा इतनी उलझ गई कि हेलीकॉप्टर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। और यह सब इतना अचानक हुआ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स के हाथ में होने के बावजूद चौक 1 एकदम असंतुलित होकर बाईं तरफ बने कंपाउंड में गिर पड़ा। पहले इसका अगला हिस्सा जमीन से टकराया, फिर पूंछ दीवार से जा भिड़ी और बुरी तरह टूट गई। लेकिन इस पूरे हादसे में जो सबसे राहत देने वाली बात थी वो ये, हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे 12 कमांडो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। अब आप सोचो, इतना बड़ा हादसा हुआ, जोर की आवाज, हेलीकॉप्टर गिरा, दीवार टूटी, लेकिन ओसामा और उसके घर के लोग जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मानो किसी गहरी नींद में सो रहे हों या फिर किसी और ही दुनिया में हों। सील्स ने बिना समय गंवाए फौरन सामने वाली दीवार को टारगेट किया और उस पर एक्सप्लोसिव चार्ज लगाया। धमाका हुआ, गेट टूटा और फिर उन्हें अगला गेट मिला, उसे भी ब्लास्ट करके क्लियर किया गया। अब वो लोग पार्किंग एरिया में थे और गेस्ट हाउस को टारगेट कर चुके थे। अब वक्त था ऊपर जाने का। फर्स्ट फ्लोर पर था ओसामा का बेटा खालिद, और जो उसके साथ हुआ वो कहानी है दिल दहला देने वाली, लेकिन थोड़ी फनी भी। रुको, हुज देयर? जैसे ही सील्स गेस्ट हाउस के दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से आवाजें आने लगी। इससे पहले कि कोई भीतर कदम रखता, अंदर से AK-47 से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। फायरिंग कर रहा था अब्बू अहमद अल कुवैती। यही आदमी ओसामा का सबसे भरोसेमंद साथी था, उसका कुरियर, उसका राइट हैंड। उस वक्त गेस्ट हाउस के अंदर 4 लोग थे, अब्बू अहमद, उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे जिन्हें बोरियों से ढक रखा गया था। सील्स ने जवाबी फायर किया और अब्बू अहमद को वहीं ढेर कर दिया। उसके मरते ही उसकी बीवी चीखते हुए बाहर निकली, तुमने उसे मार डाला, मर गया वो। उसकी यह हरकत दरअसल सील्स को रोकने की कोशिश थी ताकि बच्चों को गोली न लगे, क्योंकि सील्स को पहले से स्पष्ट आदेश थे, किसी मासूम, महिला या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब्बू अहमद की बीवी को बंधक बनाकर सील्स ने गेस्ट हाउस को क्लियर किया और बच्चों को एक सुरक्षित जोन में शिफ्ट किया। इसके बाद कुछ सील्स मैन बिल्डिंग की तरफ बढ़े और कुछ लोग पिछले गेट को अंदर से खोलने लगे ताकि बाकी कमांडोज भी अंदर दाखिल हो सके। अब सबका फोकस था मैन बिल्डिंग, जहां छिपा बैठा था दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी। मैन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में सील्स घुसे तो सामने मिला अबरार, अबू अहमद का छोटा भाई। उसके साथ उसकी पत्नी और कुछ बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही सील्स ने अबरार को टारगेट किया, उसकी बीवी कूद पड़ी सीधा गोलियों के सामने। जो गोलियां अबरार के लिए थीं, वो पहले उसकी पत्नी को लगी और वो वहीं मारी गई। फिर अबरार को भी ढेर कर दिया गया। सील्स इस दौरान जितने भी बच्चों से टकरा रहे थे, गेस्ट हाउस हो या मैन बिल्डिंग, सबको एक एक कर सेफ जोन में शिफ्ट करते जा रहे थे। अब वक्त था ऊपर जाने का। फर्स्ट फ्लोर पर था ओसामा का बेटा खालिद, और जो उसके साथ हुआ और अगली ही सेकंड में जो हुआ वो कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। जब सील्स की टीम ओसामा के कंपाउंड में दाखिल हुई तो सबसे पहला काम उन्होंने किया पूरे कंपाउंड की बिजली काटने का। अंधेरे में सब कुछ डूब गया, मगर सील्स को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थे। असली मकसद यह था कि वहां मौजूद लोगों को एकदम कंफ्यूज कर दिया जाए ताकि वो ठीक से देख भी ना पाए और किसी तरह की तैयारी भी ना कर सके। और अब जबकि नाइट विजन की बात हो ही रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर सील कमांडो की बॉडी पर छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे, जिनसे सीधा लाइव फीड अमेरिका के व्हाइट हाउस में भेजी जा रही थी। उस कमरे में उस समय कौन कौन मौजूद था, ये देखिए। बराक ओबामा, जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ थे जो बाइडेन, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट, और वहीं थी हिलेरी क्लिंटन भी। सबकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी, जैसे वो कोई हाई टेंशन फिल्म देख रहे हों। अब वापस जमीन पर आते हैं। खालिद, ओसामा का बेटा, अंधेरे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। घबराया हुआ वो सीढ़ियों से ऊपर दौड़ता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। सील्स एक लाइन में उस फ्लोर पर मूव करते हैं।
उनमें से एक को अरबी भाषा आती थी। उसने चालाकी से धीमे स्वर में खालिद को उसी की भाषा में पुकारा, खालिद, खालिद। खालिद ने जैसे ही दीवार से झांक कर देखा, एक पल में उसे भी ठिकाने लगा दिया गया। फर्स्ट फ्लोर अब क्लियर था। वहां कोई महिला तो नहीं मिली, लेकिन कई बच्चे जरूर थे जिन्हें सील्स ने सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया। अब अगला टारगेट था सेकंड फ्लोर, लेकिन उससे पहले जान लो कि उस वक्त गेस्ट हाउस और मुख्य इमारत दोनों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। सवाल उठता है, जब कंपाउंड के अंदर लगभग सभी खतरे खत्म हो चुके थे, तो अब किससे डर था? डर था पाकिस्तान की सेना से, क्योंकि यह पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि पाकिस्तान सरकार को इसकी भनक तक नहीं थी। अमेरिकियों को डर था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को किसी भी तरह इस मिशन की जानकारी लग गई तो वो कंपाउंड में घुसकर बड़ी लड़ाई छेड़ सकते हैं। और सोचो, क्या ही शर्म की बात होती, अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान की जमीन पर ओसामा को मार जाएं और पाकिस्तान को हवा तक न लगे। यही वजह थी कि सील्स टीम ने कंपाउंड पर पूरी नजर रखी हुई थी। और तो और, अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्टैंड बाय पर खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर्स में 69 और कमांडोज भारी हथियारों और अतिरिक्त ईंधन के साथ पूरी तरह तैयार थे। अब आता है वो पल जिसका इंतजार सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। सील्स जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों पत्नियों को सामने कर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दोनों महिलाएं चिल्ला रही थीं, प्लीज गोली मत चलाओ। मगर सील्स को मौका मिला और उन्होंने बिना देरी किए 2 गोलियां ओसामा के सिर में दाग दी। उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। उसकी पत्नियां रोती हुई उसके मृत शरीर से लिपट गईं। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सवाल यह था, क्या यह वाकई ओसामा ही है? क्या पता किसी और को प्लांट कर दिया गया हो? सील्स ने दोनों बीवियों को साइड किया और खड़े लहजे में पूछा, यह ओसामा बिन लादेन है? मगर जवाब नहीं मिला। तभी एक 12 साल की बच्ची सामने से गुजरी। सील्स ने उसे रोककर एक कमरे में ले जाकर पूछताछ शुरू की। बच्ची ने धीरे से कहा, हां, यही ओसामा है। फिर एक बीवी डर के मारे चिल्लाने लगी और बोली, हां, यही है ओसामा बिन लादेन, बच्ची को छोड़ दो। अब सील्स को कंफर्मेशन मिल चुका था। टीम ने तुरंत वाइस एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन को सैटेलाइट फोन पर रिपोर्ट दी। जेरोनिमो, 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 फॉर गॉड एंड कंट्री आई पास जेरोनिमो। यह था उस मिशन का कोडवर्ड। इसका मतलब था मिशन सक्सेसफुल, दुश्मन मारा गया। मैक्रेवन ने फिर पूछा, विच वन? सील ने जवाब दिया, जेरोनिमो EKIA, एनिमी किल्ड इन एक्शन। व्हाइट हाउस में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। बराक ओबामा की आंखों में सुकून था। अमेरिका ने आखिरकार उस दुश्मन को खत्म कर दिया था जिसने साल 2001 में, मगर यह तो बस शुरुआत थी। अब असली कहानी शुरू होगी। कैसे अमेरिका ने ओसामा को 10 साल तक खोजा, कैसे सुराग पर सुराग जोड़े गए, कैसे धीरे धीरे एक बड़ा जाल बुना गया जो जाकर टूटा पाकिस्तान के एबटाबाद में, और सील्स को वहां क्या क्या सामान मिला जिसे देख उनके होश उड़ गए, और आखिर ओसामा को दफनाया क्यों गया समुद्र में। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। बात है आज से 67 साल पहले की, यानी साल 1957 की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, जो मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों के कारण भी प्रसिद्ध है, वहीं 10 मार्च 1957 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया ओसामा बिन लादेन। ओसामा का परिवार कुछ अलग ही लेवल का था। उसके पिता ने कुल 22 शादियां की थीं और उन शादियों से कुल 54 बच्चे हुए थे। ओसामा इन 54 में 17वें नंबर का बच्चा था। उसकी मां का नाम था आलिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मां का नाम क्यों बताया। असल में जब ओसामा मरा तो उनकी मां का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा, कॉलेज तक ओसामा बहुत शरीफ और धार्मिक था, लेकिन बाद में उसकी संगत ही उसे बिगाड़ ले गई। हमने तो उसे 1994 में ही डिसऑन कर दिया था। यानी जो लड़का बाद में दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकवादी बन गया, वो कभी अपने मां बाप की नजर में सीधा साधा बच्चा था। ये देखो, ये जो ग्रीन ड्रेस वाला लड़का है, यही ओसामा बिन लादेन है, उसी का एक मासूम रूप। रियाद में उसने अपनी स्कूलिंग पूरी की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में। वहां से उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लेकिन असली मोड़ आया जब उसकी दोस्ती कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से हुई जो एक्सट्रीम इस्लामिक ग्रुप से जुड़े थे। इनमें 2 नाम खास थे, सैयद कुतुब
और अब्दुल्ला अज्जाम। अब्दुल्ला खुद एक मिलिटेंट लीडर था। इन दोनों की संगत ने ओसामा को कट्टरपंथ की ओर धकेल दिया। इनकी ही सोहबत में ओसामा के मन में एक विचार पनपने लगा, एक ऐसा ग्रुप बनाना जो इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। इस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा अल-कायदा, जिसका मतलब होता है द बेस। फिर आया साल 1979। ठंडी सर्दियों की 24 दिसंबर की रात थी जब यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान में घुसती है और युद्ध छिड़ जाता है। ओसामा को जैसे ही इस खबर की भनक लगती है, वो अपने उन्हीं कॉलेज वाले दोस्तों के साथ अफगानिस्तान जाने की तैयारी करने लगता है। असल में उन्हीं दोस्तों ने ओसामा के अंदर अफगानिस्तान के लिए एक इमोशनल लगाव बना दिया था। वो कहते थे, अगर आज इस्लाम को नहीं बचाया गया तो कल हम सबका नामो निशान मिट जाएगा। ओसामा अफगानिस्तान में जाकर मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगता है। वो रिक्रूटमेंट करता है, हथियार और पैसे की सप्लाई करवाता है। उसका तरीका अजीब था। वो किसी की बॉडी स्ट्रेंथ नहीं देखता था। वो देखता था कि उस बंदे के अंदर जिहादी सोच कितनी गहरी है। करीब 10 साल चला ये अफगान सोवियत युद्ध, जो अंत में 15 फरवरी 1989 को खत्म हुआ। इस दौरान ओसामा ने अफगानिस्तान में इतनी पॉपुलैरिटी कमा ली थी कि वहां के कई आतंकवादी उसे एक लीडर की तरह मानने लगे थे। लेकिन इससे पहले यानी 1988 में उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए अल-कायदा नाम की आतंकी संस्था की नींव रखती थी। यही उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब आते हैं 1990 पर। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ओसामा के अपने देश सऊदी अरब पर हमला कर देते हैं। सऊदी सरकार के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो अमेरिका को बुलाएं या ओसामा की मदद लें। ओसामा खुद जाता है सऊदी सरकार के पास और कहता है, देखिए, मेरे पास अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, अल-कायदा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इराक से निपट लूंगा। लेकिन सऊदी किंग फहद उसकी बात को ठुकरा देते हैं और अमेरिका को बुला लेते हैं। यही वो पल था जब ओसामा के मन में अमेरिका के लिए नफरत की चिंगारी जल उठती है। वो सऊदी किंग को हर जगह क्रिटिसाइज करता है और अमेरिका को खुलेआम इस्लामिक दुश्मन कहना शुरू कर देता है। वो चाहता था कि वेस्टर्न कल्चर कभी भी सऊदी में पैर न रखे, लेकिन जब उसने देखा कि अमेरिका सऊदी का सपोर्ट बन चुका है, तब उसे साफ समझ आ गया कि अब उसका असली दुश्मन अमेरिका ही है। उसी साल यानी 1990 में अमेरिका ओसामा बिन लादेन का पर्सनल टारगेट बन गया। अब अल-कायदा का सिर्फ एक ही मिशन रह गया था, अमेरिका को झुकाना है हर हाल में। इसके बाद अगले 9 सालों में यानी 1992 से लेकर 2001 तक ओसामा ने अमेरिका पर 5 बड़े हमले करवाए। पहला हमला हुआ 1992 में। जगह थी यमन का एडेन शहर और टारगेट था एक होटल, गोल्ड मोहर होटल। इस होटल में कुछ अमेरिकी मरीन सोल्जर्स रुके हुए थे। अल-कायदा ने वहां बम ब्लास्ट कराया, लेकिन दुर्भाग्य से वो सोल्जर्स वहां से पहले ही निकल चुके थे। इस ब्लास्ट में 2 मासूम सिविलियन मारे गए। यह सब देखकर ओसामा का गुस्सा और बढ़ गया। फिर आता है साल 1993। इस बार निशाना था अमेरिका का दिल, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पार्किंग में बम ब्लास्ट करवाया गया। इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बस 2 हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन का मकसद पूरा हो गया हो। उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक और सुनियोजित थे। 5 साल तक उसने खुद को छुपा कर रखा और फिर 1998 में एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाला हमला करवाया। इस बार अमेरिका के बाहर अफ्रीका के 2 देशों तंजानिया और केन्या में। वहां की अमेरिकी एम्बेसीज को निशाना बनाया गया। इस हमले में कुल 224 लोगों की जान गई, जिनमें से सिर्फ 12 अमेरिकी थे, बाकी सारे लोकल लोग थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि इस हमले में करीब 45,000 लोग घायल हुए। इन आतंकवादी हरकतों के चलते सऊदी अरब ने भी ओसामा को अपने देश से पूरी तरह बैन कर दिया। पर ओसामा की दुश्मनी अमेरिका से खत्म नहीं हुई थी। 2 साल बाद यानी 2000 में उसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, पानी में। यमन के पास एक बंदरगाह में अमेरिका के नेवी शिप यूएसएस कोल पर बम से हमला किया गया। यह हमला तब हुआ जब शिप रिफ्यूलिंग के लिए रुकी हुई थी। इस अटैक में 17 अमेरिकी नौसैनिक मारे गए और 37 जख्मी हुए। लेकिन ओसामा के लिए यह भी काफी नहीं था। उसके इरादे उससे भी कहीं बड़े थे। अगला हमला ऐसा था कि पूरी दुनिया की सांसें थम गईं।
11 सितंबर 2001 का 9 बार 11वीं अटैक। इस हमले में अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया। ये प्लेन ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जा रहे थे, लेकिन उनके रास्ते मोड़ दिए गए। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में टकराए, तीसरे को पेंटागन में क्रैश किया गया और चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक ग्रामीण इलाके में गिरा दिया गया। इस अटैक ने अमेरिका को अंदर से झकझोर दिया। 3000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इतना भयानक हमला था कि ओसामा बिन लादेन, जिसने इसे अंजाम दिलवाया, खुद पहली बार डर गया। उसे महसूस हुआ, मैंने सच में कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, और डर के मारे वो अंडरग्राउंड हो गया। अब अमेरिका ने उसे मारने की ठान ली। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओसामा को पकड़ना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। सालों तक खोजबीन चली, लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे लगने लगा कि शायद ओसामा पकड़ से बाहर ही रहेगा। फिर अचानक एक लीड मिली पाकिस्तान के एबटाबाद से। ये लीड मिली कैसे? जब 9 नवंबर के हमले हुए थे, तब अलकायदा के कई आतंकवादी पकड़े गए थे। इन आतंकियों को CIA ने ग्वांतानामो बे नाम की जेल में रखा हुआ था। ये जेल आम जेल नहीं थी, बल्कि अमेरिका की सबसे खतरनाक डिटेंशन फैसिलिटी मानी जाती है। यहां पूछताछ के लिए टॉर्चर के ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते थे जो इंसान की आत्मा तक को हिला दे। यहीं से पहला क्लू मिला। एक आतंकी के मुंह से एक नाम निकला, अब्बू अहमद अल कुवैती। अगर ये नाम सुना हुआ लग रहा है तो आप सही सोच रहे हैं। यही वो बंदा था जिसे आखिरकार सील टीम ने एबटाबाद के गेस्ट हाउस में गोलियों से भून डाला था। वही ओसामा का सबसे भरोसेमंद आदमी, उसका कोरियर और राइट हैंड। बस इसी कुवैती को ट्रैक करते करते CIA को पता चला कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहा है। अब तक ओसामा का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन CIA को शक होने लगा कि शायद इसी के जरिए ओसामा तक पहुंचा जा सकता है। अब यहां से शुरू हुई रियल सर्वेलेंस। CIA ने एबटाबाद में एक मकान किराए पर लिया और अगले 5 महीने तक उस कंपाउंड की रेकी शुरू कर दी। ये बात है साल 2010 की। रेकी में जो बातें सामने आई, उन्होंने शक को यकीन में बदल दिया। जैसे अब्बू अहमद कभी भी उस कंपाउंड की मेन बिल्डिंग तक नहीं जाता था, सिर्फ गेस्ट हाउस में रुकता था। तो CIA को लगने लगा कि हो सकता है मेन बिल्डिंग में ओसामा छुपा हो। दूसरी बात जो अजीब थी वो ये कि उस कंपाउंड की दीवारें बाकी सब घरों से कहीं ज्यादा ऊंची थी। सामने की दीवार 10 फीट, बाकी 3 दीवारें 13, 18 और 12 फीट ऊंची थी। तीसरा पॉइंट, वहां रहने वाले लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे। बहुत कम मौकों पर अबू अहमद को देखा जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि वे लोग अपना कचरा तक बाहर नहीं फेंकते थे, कंपाउंड के अंदर ही जला देते थे। इतना ही नहीं, घर की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे थे और बालकनी की दीवार 7 फीट ऊंची थी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी अंदर झांक न सके। ऐसा घर आपने शायद ही कभी देखा हो। CIA का शक अब यकीन में बदल रहा था, लेकिन वो बिना पक्के सबूत के कुछ भी करने के मूड में नहीं थे। तो उन्होंने एक चाल चली। एक लोकल डॉक्टर शकील अफरीदी को प्लान में शामिल किया गया। उसके जरिए एक फेक वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया ताकि किसी तरह उस घर के अंदर घुसा जा सके। डॉक्टर और उसकी टीम घर के अंदर घुसे, वैक्सीन वगैरह दी और साथ में DNA सैंपल ले आए। इन सैंपल्स से यह कंफर्म हो गया कि हां, ओसामा बिन लादेन वहीं उस घर में था। अब CIA को पूरा भरोसा हो गया था, बस यही है वो शख्स जिसे ढूंढते ढूंढते हमने 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगा दिया। जैसे ही ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सफल हुआ, पाकिस्तान सरकार को धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी कि एक लोकल डॉक्टर शकील अफरीदी, जो दरअसल अमेरिका के लिए हीरो था, उसने पाकिस्तान के नजरिए से बहुत बड़ी गद्दारी कर दी थी। बस फिर क्या, उसे बिना ज्यादा वक्त गंवाए जेल में डाल दिया गया, पूरे 23 साल के लिए। और अफसोस की बात यह है कि वो आज भी उसी जेल में बंद है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की, काफी कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, सब जानते हैं, वो किसी की नहीं सुनता। खैर, जैसे ही CIA को पूरी तरह यकीन हो गया कि एबटाबाद वाले उस कंपाउंड में ओसामा ही छुपा बैठा है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा तक पहुंचाई। मॉडल्स और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पूरा सीन समझाया गया। अब यह सवाल था ही नहीं कि ऑपरेशन करना है या नहीं, सिर्फ एक ही बात थी, कब करना है। ओबामा को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर ओसामा मारा गया तो यह न सिर्फ एक आतंक के युग का अंत होगा,
बल्कि ये उनकी प्रेसिडेंशियल टर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन सकती है। उन्होंने CIA और नेवी सील्स को हरी झंडी दे दी। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। यह नाम सील टीम 6 के समुद्र से जुड़े बैकग्राउंड के चलते रखा गया था। पहले जब इस तरह का एक प्लान बनाया गया था तो उसका नाम था ऑपरेशन इन फाइटिंग टीम एज। लेकिन अब बात कुछ और थी। जब सील टीम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस पर पहुंची, वहां से एबटाबाद की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे की थी। फिर आई वो रात, 2 और 3 मई की दरमियानी रात। उस घुप अंधेरे में ऑपरेशन शुरू हुआ और अंत हुआ उस इंसान की मौत से जिसने पूरी दुनिया को दहशत में जीना सिखा दिया था। सील्स ने कंपाउंड में घुसकर एक फ्लोर क्लियर किया और फिर ओसामा के रूम तक पहुंच गए। जैसे ही पहचान कंफर्म हुई, एक सील ने उसे गोली मारी और जब वहां मौजूद उसकी बीवी और एक 12 साल की बच्ची ने भी पहचान दी तो एक और गोली मारी गई ताकि कोई शक की गुंजाइश न रह जाए। द ओनली गुड टेररिस्ट इज ए डेड वन, एक सील बुदबुदाया। उसकी बॉडी को बैग में डाला गया और नीचे लाया जा रहा था। तभी फर्स्ट फ्लोर पर एक सील की नजर रूम के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। जब उस कमरे को चेक किया गया तो जो मिला वो किसी को भी चौंका देता। सील्स को वहां से कुल 4,70,000 डिजिटल फाइल्स मिली, वो भी 183 अलग अलग डिवाइसेस में। ये फाइल्स CIA ने साल 2017 में पब्लिक कर दी ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन किस तरह की चीजें देखा करता था। और फिर जो निकला वो उम्मीद से भी परे था। ओसामा की हार्ड ड्राइव में पॉर्न वीडियोस, पोर्नोग्राफिक वीडियो गेम्स और फालतू की एडल्ट कंटेंट भरी पड़ी थी। भाई, यह आतंकवादी था या ठरकी, एक सील ने मजाक में कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास से 228 पन्नों का एक निजी जर्नल मिला जिसमें उसने अल कायदा की प्लानिंग, अपने ख्याल और भावनाएं तक लिखी थी। उसका बेटा हमजा बिन लादेन, जिसने अब्बू मोहम्मद अल मसरी की बेटी से शादी की थी, उसका वेडिंग वीडियो भी उसी कंपाउंड से मिला। उसके कंप्यूटर में जो गेम्स थे वो बच्चों के लिए थे या अपने खुद के टाइम पास के लिए, कहना मुश्किल है, लेकिन नाम सुनकर आप चौंकेंगे। हाफ लाइफ, सुपर मारियो, योशीज आइलैंड DS, फाइनल फैंटेसी 7, ड्रैगन बॉल जी और काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम्स। ये वो गेम्स हैं जो मल्टीप्लेयर होते हैं और टीम वर्क पर बेस्ड होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आतंकवादी नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। उसके पास डिज्नी मूवीज भी थीं, जैसे कार्स, चिकन लिटिल और आइस एज, डॉन ऑफ द डायनासोर्स। और तो और वो खुद को लेकर इतना ऑब्सेस था कि अपनी बायोग्राफी, उसके ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज और यहां तक कि कॉमेडी वीडियो तक कलेक्ट करता था। जैसे 2008 की डॉक्यूमेंट्री वेयर इन द वर्ल्ड इज ओसामा बिन लादेन। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सील्स को इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने के लिए सिर्फ 30 मिनट मिले थे। लेकिन जब सामान मिलना शुरू हुआ, उन्होंने ऑपरेशन कंट्रोलर मैक रेवन से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मांगा। इसी दौरान जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो जलालाबाद को अलर्ट कर दिया गया। बैकअप के लिए जो 2 चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए थे, उनमें से एक को एबटाबाद बुला लिया गया। सील्स ने ओसामा की बॉडी, उसका पूरा डिजिटल सामान और खुद बिना किसी नुकसान के ऑपरेशन साइट से एग्जिट किया। जाते जाते उन्होंने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया ताकि पाकिस्तान जैसे देश के हाथ ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ना लग जाए। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर का टेल पार्ट वहीं रह गया, जिसकी तस्वीरें अगले दिन पाकिस्तान की मीडिया में वायरल हो गईं। वो फोटो आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, आखिर ओसामा की लाश को जमीन में क्यों नहीं दफनाया गया, समंदर में ही क्यों? दरअसल US के सामने ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था। अगर उसकी बॉडी को जला देते तो इस्लामिक लॉ का उल्लंघन होता, और अगर दफनाते तो सवाल उठता कहां? पाकिस्तान को बॉडी दी नहीं जा सकती थी क्योंकि सरकार को इस ऑपरेशन की खबर ही नहीं थी। अफगानिस्तान में दफनाना भी रिस्की था क्योंकि वहां अब US की समर्थक सरकार थी जो ओसामा के फॉलोअर्स से लड़ रही थी। डर यह था कि कहीं उसकी कब्र को मेमोरियल ना बना लिया जाए, जैसा सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ हुआ। सऊदी अरेबिया में दफनाना भी मुमकिन नहीं था, वो तो पहले ही उसे बैन कर चुका था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, समंदर में दफनाना। तो उसे USS कार्ल विंसन नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर में ले जाया गया। वहां इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक उसकी बॉडी को वॉश किया गया, सफेद कपड़ा पहनाया गया, दुआ पढ़ी गई और फिर
अरेबियन सी में उसे दफन कर दिया गया और इस तरह एक आतंक के युग का अंत हुआ। दुनिया का सबसे वांटेड आतंकी, जो सालों तक अमेरिका के लिए सिर दर्द बना रहा, अब समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो चुका था। एक वक्त था जब एक आदमी की तलाश में पूरी दुनिया थम सी गई थी और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रिवीलिंग आइज पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो बताती हैं कि सच कितना गहरा और कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह कहानी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम देखते हैं वो जो दुनिया अक्सर छुपा लेती है।